back to Janachal Daily Current Affairs series, and today is 27th of July. Here the first question is, what is Asadi Beach that was seen in news recently? तो Asadi Beach किससे related है? सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, कच्छ का जो नया साल होता है, कच्छ एरिया जो कि गुजरात का पार्ट है, यहाँ पर जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं वो आषाढ़ के मंथ में किया जाता है, शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़, इन द मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। तो हिंदू माह के अकॉर्डिंग आषाढ़ में से सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए आषाढ़ी बीज बोला जाता है, राइट। अब बीज नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसी समय में कच्छ रीजन में बारिश का टाइम शुरू होता है, बिगनिंग ऑफ रेन, जिसकी वजह से नया बीज बोया जाता है, किसान काफी खुश होते हैं, फसल आने की खुशी होती है, दैट्स व्हाई इसे आषाढ़ी बीज कहा जाता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, कच्छ का न्यू ईयर है ये। आगे बढ़ेंगे, KVIC is a statutory body formed in which year? तो KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1957 में। रिमेंबर 1957 में, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसे पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है। अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। तो एक्ट आया 56 में, लेकिन बॉडी को बनाया गया अप्रैल 1957 में। रिमेंबर, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये बॉडी KVIC। अभी ये न्यूज में क्यों है? KVIC has secured the trademark registration for its brand खादी in Bhutan, UAE and Mexico। तो अभी इसका जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है वो भूटान, UAE और मैक्सिको में मिल गया है, इसीलिए ये न्यूज में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ सब्सिडी हैज बीन अप्रूव्ड टू इंडियन शिपिंग कंपनीज इन ग्लोबल टेंडर्स एज पर रीसेंट कैबिनेट अप्रूवल? हियर द आंसर इज रुपीज 1624 करोड़, यानी 1624 करोड़ रुपीस का अप्रूवल मिला है इंडियन शिपिंग कंपनीज को ग्लोबल टेंडर्स के रूप में। कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया है। तो याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन शैल बी डन ऑनलाइन विद इन 72 आवर्स, और यहाँ पर कुछ अट्रैक्टिव चीजें होंगी रजिस्टर करने के लिए शिप्स इन इंडिया के लिए, टू बूस्ट द इंडियन टनेज, यानी यहाँ पर शिपिंग जो इंडस्ट्री है हमारी, उसमें बूस्ट लाने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर खर्चा किया जा रहा है, ताकि हमारी जो इनकम है, इससे जो रेवेन्यू जनरेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाए। आगे बढ़ेंगे, विच इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप एन एक्सपोर्ट कमिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्जिटिविटी फाइनेंशियल हब? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, इफ्सका। इफ्सका का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने अभी एक एक्सपर्ट कमेटी सेट की है टू रिकमेंड स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्जिटिविटी फाइनेंस हब। ये किसके अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, राइट। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ग्लोबल एस्टिमेट्स के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर 1 बिलियन पीपल है सिल्वर जनरेशन में। सिल्वर जनरेशन का यानी विच डिस्क्राइब्स इंडिविजुअल एज 60 इयर्स एंड ओल्डर। तो 60 साल के ऊपर वाले जो लोग होते हैं, जो जनरेशन होती है, उन्हें हम सिल्वर जनरेशन कहते हैं। तो ऐसे 1 बिलियन पीपल है with a combined spending power of 15 ट्रिलियन US डॉलर। और ये हब किसके लिए बनाया जा रहा है? इसका मेन एम है टू टैप द पोटेंशियल इन द सेक्टर। इसके को चेयर होंगे काकू नागते, बैंक ऑफ अमेरिका एंड गोपालन श्रीनिवासन। एक्स CMD होंगे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के रूप में, राइट। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट रिलीज्ड अ बुक पालेकू पट्टाभिषेकम। Which one of the following sectors is associated with this book? तो ये रिलेटेड है रूरल इंडिया और एग्रीकल्चर से रिलेटेड। लिखी किसने, रिलीज किसने की है? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने, राइट। तो यहाँ पर इसका नाम है पल्लेकू पट्टाभिषेकम, और नाम क्या है? रूरल इंडिया और एग्रीकल्चर पे ये बेस्ड होगी, नाम है पल्लेकू पट्टाभिषेकम, याद रखिएगा। फॉर्मर MP श्री यलमांचिली शिवाजी ने इसे लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। What is the theme of G20 Environment Ministers Meeting 2021? इसकी जो थीम रही इस साल वो है पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। G20 समिट की ये पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी से आप समझ सकते हैं कि हमारे प्लैनेट पर प्रॉस्पेरिटी और पीपल का एग्जिस्टेंस के लिए हमें किन एनवायरमेंटल गोल्स पर फोकस करना चाहिए, ये चीज यहाँ पर बेसिकली बताई जाती है। तो यहाँ पर 16th G20 समिट की गई इटालियन प्रेसिडेंसी में, यानी कि इटली में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेन डे 2021?
वर्ल्ड ब्रेन डे की जो थीम थी वो थी स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये वर्ल्ड ब्रेन डे की थीम थी। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट, यानी ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसमें हम किस तरीके से डायग्नोस्टिक्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, बेटर एक्सेस दे सकते हैं लोगों को लाइफ चेंजिंग ट्रीटमेंट्स के लिए और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर करा सकते हैं। ये सारी चीजों पर फोकस किया गया स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये थीम के साथ। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन आइडेंटिफाई बाय सुरभि ई टैग। सुरभि ई टैग ये किसे आइडेंटिफाई करता है? कैटल बेस्ड ऑन मसल। इमेज में आप देख सकते हैं। द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशंस ये एक पोर्टफोलियो कंपनी है द्वारा होल्डिंग्स की। इन्होंने लॉन्च किया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड टैग सुरभि ई टैग, इसका नाम है टू आइडेंटिफाई द कैटल बेस्ड ऑन मसल आइडेंटिटी। मसल इमेजेस ऑफ द कैटल आर कलेक्टेड थ्रू द सुरभि मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सुरभि ई टैग आपको याद रखना है कैटल की आइडेंटिटी फाइंड करने से रिलेटेड है, ताकि जो कैटल्स खो जाते हैं उन्हें ढूंढने में आसानी हो सके और इजीली उन्हें रिलोकेट किया जा सके। अगला क्वेश्चन हमारा होगा यू ग्रो कैपिटल अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ को-लेंडिंग पार्टनरशिप फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो इन्होंने एचडीएफसी बैंक के साथ काम किया है यू ग्रो कैपिटल, राइट। इन्होंने एक को-लेंडिंग पार्टनरशिप एमएसएमई के लिए लॉन्च की है, ये देखिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, राइट। थीम है अ वर्ल्ड दैट रिवॉल्व्स अराउंड यू। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन बिकेम द थर्ड वुमेन टू विन टेनिस सिंगल्स मैच एट ओलंपिक। सही आंसर है हमारा सुमित नागल। थर्ड इंडियन बन चुके टू विन टेनिस सिंगल्स मैच एट ओलंपिक, ये है सुमित नागल, याद रखिएगा आप। He became only the third Indian to win a men's single match at Olympics edition and the first in 25 years where he defeated Denis Istomin in the first match at Tokyo गेम्स। तो अभी टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं। डेली हमें जो विनर्स हैं उनके नाम याद रखने होंगे बिकॉज एग्जाम से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंट में कोई एग्जाम देने वाले हैं वो ये चीज याद रखें कि इस साल अगर ओलंपिक्स चल रहे हैं तो अब जैसे आपका बहुत सारे एग्जाम्स जो अभी रिसेंट विद इन 15 डेज है, विद इन 10 डेज है, 5 डेज है, उनके एग्जाम पेपर ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। तो शायद आपसे विनर्स के नाम ना पूछे जाए, लेकिन क्योंकि इस साल ओलंपिक हो रहे हैं तो ओलंपिक से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो सारी चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स में पहला विनर कौन रहा, पहला ओलंपिक मेडल किसको मिला, राइट, पहली बार ओलंपिक कहाँ हुए, कब हुए, ये सारी चीजें तो कॉमन है, लेकिन विनर्स पे आप फोकस कर लीजिए। पहली बार कौन जीता था, राइट, या इंडिया ने पर्टिकुलर किसी गेम में कितने ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया। तो कंपनीज एक्ट 2013 को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, राइट। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, कुछ रूल्स को अमेंड किया है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज रूल अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इसी एक्ट के तहत क्या किया उन्होंने, कॉर्पोरेट मिनिस्टर्स अफेक्ट जो मिनिस्ट्री है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जो इम्प्लीमेंट करती है कंपनीज एक्ट 2013 को, इन्होंने कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 को अमेंड किया है। जो चेंजेस हुए हैं with respect to allotment of a new name to an existing company under section 16 of the act, और ये सारे चेंजेस जो है वो 1 सितंबर से लागू हो जाएंगे, राइट। बढ़ते हैं आगे। विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए अभी हमने बात की थी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इंडिया का, उसमें इंडिया 4th नंबर पे आ गया है वर्ल्ड रैंकिंग में। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पे जापान है, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है, चौथे नंबर पे इंडिया आ गया है जिसने रशिया को पीछे किया, यानी कि रशिया अब 5th नंबर पे आ गया है। हमारे पास इतने ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व की होल्डिंग्स हो गई है। फॉरेक्स रिजर्व कैसे आता है, जब आप कोई भी कंट्री मान लीजिए इंडिया है, अगर वो एक्सपोर्ट करती है तो एक्सपोर्ट जब करेगी दूसरे देशों को तो वहां से उनको वहां की करेंसी नहीं फॉरेन एक्सचेंज का पर्टिकुलर एसेट मिलेंगे, राइट। फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आइडियाज है, राइट, या फिर गोल्ड है, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, करेंसी एसेट्स हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब अगर इंडिया ने नेपाल को कोई चीज एक्सपोर्ट की तो नेपाल क्या करेगा, फॉरेन करेंसी एसेट्स के रूप में उसे पेमेंट करेगा। अब
इंडिया ने कहीं से कोई चीज इंपोर्ट की तो इंडिया भी क्या करेगा, कुछ फॉरेक्स रिजर्व्स उनको दे देगा दूसरे कंट्री को। अब अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, एक्सपोर्ट में हमने मान लीजिए $100 कमाया, ठीक, और इंपोर्ट हमारा सिर्फ था $50 का, राइट। तो अब क्या होगा, हमारा जो एवरेज फॉरेक्स रिजर्व है वो कितना हो जाएगा 50, यानी कि हमने 100 का एक्सपोर्ट किया और 50 का इंपोर्ट किया, तो हमारे पास अभी भी $50 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा हुआ है। तो इस तरीके से जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, यानी कि इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो रही है दूसरे देशों पर, हम ओवरऑल सेल्फ रिलायंट की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता जाता है। आरबीआई डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया कि इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $835 मिलियन बढ़ चुका है, राइट। टोटल हाई, अभी तक के हाई पर है ये, यानी टोटल अभी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ना वो है $612.73 बिलियन। रिमेंबर, ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अभी कितनी होल्डिंग्स है, $612 बिलियन हमारी होल्डिंग्स अभी बताई जा रही है ओवरऑल, राइट। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी है कि जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं IMF के साथ वो फॉरेक्स रिजर्व में आते हैं, गोल्ड आता है और इसके अलावा फॉरेन करेंसी असेट्स यहाँ पर आते हैं। और इंडिया की रैंकिंग है 4th, फर्स्ट रैंक किसकी है, चाइना की, राइट। रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज बीन सिलेक्टेड बाय नासा टू प्रोवाइड लॉन्च सर्विसेज फॉर यूरोपा क्लिपर मिशन। सही आंसर है आपका स्पेस एक्स। ओके, नासा ने स्पेस एक्स यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन को चुना है टू प्रोवाइड लॉन्च सर्विसेज फॉर यूरोपा क्लिपर मिशन। ओके, यूरोपा क्लिपर मिशन क्या है, ये अर्थ का पहला ऐसा मिशन है टू कंडक्ट डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑन जुपिटर्स मून यूरोपा, यानी जुपिटर की जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जिसका नाम है यूरोपा, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मिशन जाएगा यूरोपा क्लिपर मिशन, और किसका है, नासा का है। रिमेंबर, स्पेस एक्स इसे लॉन्च करने वाली है। ये लॉन्च होगा अक्टूबर 2024 में, डेट भी आपको याद रखना है, क्योंकि देखो चांद पर, मंगल पर बहुत सारे सैटेलाइट्स, बहुत सारे मिशन जाते रहते हैं, लेकिन जुपिटर पर ये जाने वाला है, जो कि बहुत रेयर केसेस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। स्पेशली आपको नाम याद रखना होगा कि ये मिशन किससे रिलेटेड है। फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपका जाएगा कि मून से होना चाहिए या मार्स से होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यूरोपा जुपिटर की सैटेलाइट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एज पर द रिसेंट डेटा रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2019-20? तो 2019-20 की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 4.8%, याद रखिएगा 4.8%। और ये डेटा कौन रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO। ओके, 2018-19 में ये रेट थी 5.8% और 17-18 में थी 6.1%, यानी कि ये जो ट्रेंड चला रहा है इससे हमें लगता है कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा कम होती जा रही है, पहले 6 फिर 5 और अब 4.8% है। बढ़ते हैं आगे। Which institute has launched a technology innovation hub, C3I Hub, to find cyber security solutions for anti-drones technologies? Anti-drones technologies के लिए cyber security find करने, solutions प्रोवाइड करने के लिए C3I Hub लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा। रिमेंबर, IIT कानपुर के द्वारा C3I Hub लॉन्च किया है, किसके लिए है, टू फाइंड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस फॉर एंटी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी। रिमेंबर, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं कि पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, ऑटोमोटिव साइबर फिजिकल सिस्टम जरूरी है, UAV साइबर फिजिकल सिस्टम होंगे, स्टार्टअप इंक्यूबेशन, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन और स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोगाजोग is a platform similar to Facebook. The new platform is being developed by which country? बांग्लादेश ने इसे लॉन्च किया है, नाम है जोगाजोग। किसकी तरह काम करेगा ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक Facebook, right? So it is also working to develop a communication app called Alapan as an alternative to WhatsApp. तो बांग्लादेश चाहता है कि हम किसी भी इंटरनेशनल मीडिया को यूज ना करें अपने देश में, अपने ही सेल्फ मेड इंडिजीनियस एप्स को यूज करें, राइट। तो फेसबुक की जगह है हमारा जोगाजोग और व्हाट्सएप की जगह भी वो लॉन्च करने वाले हैं आलापान, राइट। ये रीजनल लैंग्वेज में शब्द यूज किए गए हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि क्या है ये, समझ ही नहीं आ रहा है। तो बांग्लादेश की लैंग्वेज में जोगाजोग और यहाँ पर आलापान व्हाट्सएप की जगह पर यूज किया जाएगा बांग्लादेश के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं। साइको मीराबाई चानू हैज ओपन्ड इंडियाज मेडल टैली एट द ऑनगोइंग टोक्यो ओलंपिक्स 2020 बाय विनिंग अ सिल्वर मेडल। सभी ने बहुत ज्यादा जोर जोर से ये न्यूज सुन रखी होगी 2 दिन पहले से कि हमारे इंडिया में ओलंपिक्स का पहला दिन और पहला मेडल जो आया था वो मीराबाई चानू लेकर आई थी। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। किस इवेंट में? तो वेट लिफ्टिंग में। रिमेंबर, मीराबाई चानू का जो संबंध है वो वेट लिफ्टिंग से है, राइट। काफी गर्व की बात है हमारे देश के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए एज इन आंचल पर।